नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मुर्दे की ख्वाहिश का आज मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मुर्दे की ख्वाहिश का पार्ट 3 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं आगे की। दोस्तों, अज्जू को सांस लेने में कठिनाई आती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अगली सुबह अज्जू की आंख खुलती है तो वह घर में होता है। कासिम उसे बताता है कि देर रात जब तुम घर नहीं आए तो हमने तुम्हें सब जगह तलाशना शुरू किया। काफ़ी देर तलाशने के बाद एक बच्चे के कहने पर हम कब्रिस्तान में ढूंढने गए और तुम एक कब्र के ऊपर बेहोश पड़े थे। अज्जू बेटा, तुम बेहोश क्यों हो गए थे? ऐसा क्या हुआ, बताओ। अज्जू सोच में पड़ जाता है। अगर वो सबको सच बताता है तो उसकी बात पर कोई यकीन करेगा या नहीं। अज्जू सबसे झूठ बोल देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसी कारण वो बेहोश हो गया था। पूरा दिन अज्जू घर पर ही रहता है। दोपहर का समय है। अज्जू बाहर बैठा अभी भी कब्र के उस भयानक दृश्य के बारे में सोचे जा रहा था। तभी कासिम अंदर आता है। दरअसल कासिम को भूरे के जाने के बाद उसके परिवार को बहुत चिंता है। कासिम अमीना से कहता है, भाभी, भूरा तो हमारे बीच नहीं रहा, तो अब आगे का क्या सोचा है? मेरा मतलब है, ये घर कैसे चलेगा? अज्जू की पढ़ाई का खर्चा, मुन्नी की परवरिश, दुनियादारी, सब कैसे होगा? कुछ सोचा आपने? मैं तो यही कहूँगा कि अज्जू को अब घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। उसे मेरे साथ काम पर लगा दो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। समीना कासिम की बात को बहुत ध्यान से सुनती है। उसे पता है कि कासिम को अज्जू की बहुत चिंता है, लेकिन अज्जू की पढ़ाई से समीना को समझौता पसंद नहीं है। इसलिए वो कासिम से कहती है, कासिम भाई, मैं समझती हूँ आपको हमारी कितनी परवाह है, लेकिन मैं अज्जू की पढ़ाई नहीं छुड़वाऊंगी। मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगी, लोगों के घर जाकर काम करूंगी, बीड़ी बनाऊंगी, लेकिन अज्जू की पढ़ाई से समझौता नहीं करूंगी। अज्जू बाहर से कासिम और समीना की सारी बातें सुन लेता है। उसे बड़ा दुख होता है यह जानकर कि वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। अज्जू का मन भर आता है। वो सब सपने जो उसने सजाए थे सब चूर चूर हो गए। उसके पिता का सपना, उसकी माँ की ख्वाहिश, उसे बड़ा अफसर बनता देखने की, लेकिन सब ख्वाब टूट गए। फिर अज्जू मन ही मन निर्णय लेता है कि मेरी पढ़ाई मेरी माँ से ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी माँ को काम करता नहीं देख सकता। कासिम चाचा सही कहते हैं, मुझे उनके साथ काम पर जाना चाहिए। अब्बू के जाने के बाद अब घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अज्जू अंदर जाकर कासिम से कहता है, चाचा, मैं अब पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ कल से काम पर जाऊंगा। समीना अज्जू को टोकती हुए कहती है, ए अजवा, ये तो क्या कह रहा है? काम नहीं, तुझे काम वाम नहीं करना, बस तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अभी तेरी माँ जिंदा है, तुझे काम की जरूरत नहीं है। लेकिन अज्जू ने ठान ली है कि वो अपनी पढ़ाई की जगह परिवार पे ध्यान देगा, क्योंकि अज्जू को अपने सपनों से ज़्यादा अपनी माँ की चिंता है। कासिम बाहर चला जाता है। उसके पीछे अज्जू भी चल देता है और कासिम को आवाज़ देते हुए कहता है, चाचा, चाचा, अम्मी को जो कहना है वो कहने दो। मैंने सोच लिया है, मैं कल से आपके साथ काम पर चलूँगा। कासिम साथ चलने के लिए हामी भर देता है। अगले दिन शाम में कासिम अज्जू को अपने साथ उसी कब्रिस्तान में ले जाता है जहाँ उसने कब्र का भयानक दृश्य देखा था, और उसका पिता वही दफन है। कासिम को एक कब्र खोदने का ऑर्डर मिला है, इसलिए कासिम ने अज्जू को साथ लिया जिससे अज्जू भी काम सीख सके। तभी कासिम को एक कॉल आता है जिस कारण उसे तत्काल घर जाना पड़ जाता है। कासिम अज्जू से कहता है कि उसका यहीं इंतजार करे, वो आधे घंटे में लौट आएगा। अब अज्जू कब्रिस्तान में अकेला होता है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अज्जू को काफ़ी घबराहट महसूस होती है। अज्जू इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसकी नज़र टूटी कब्र पर पड़ती है जहाँ भयानक दृश्य दिखाई दिया था। अज्जू धीरे धीरे उस कब्र की ओर बढ़ता है। अचानक उसके कानों में ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई रो रहा हो। अज्जू की जिज्ञासा जागती है। वो कब्र में झांकता है। कब्र के टूटे हिस्से से रोशनी निकल रही है। रोशनी कभी तेज होती तो कभी कम होती। इससे पहले कि अज्जू कुछ समझ पाता, एक सम्मोहित कर देने वाली आवाज़ अज्जू के कानों में पड़ती है, जैसे
कोई अज्जू को पुकार रहा हो, अज्जू अज्जू मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अज्जू उस आवाज़ से काफ़ी प्रभावित होता है। अचानक कब्र ऊपर से खुल जाती है। कब्र में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, जैसे कोई तहखाना हो। अज्जू उस आवाज़ से पूरी तरह सम्मोहित हो चुका है और सीढ़ियों से उतरकर कब्र के अंदर पहुंच जाता है। कब्र का दृश्य किसी प्रताड़ना गृह जैसा है। कब्र की जमीन दहकते अंगारों से बनी है और दीवारें तपते लोहे जैसी हैं, लेकिन अज्जू सम्मोहन में होने के कारण इस भयंकर वातावरण को सहन कर लेता है। कब्र के बंद होते ही अज्जू का सम्मोहन टूट जाता और वह ऐसा वातावरण देख घबरा जाता है। कब्र की गर्मी उसकी सहन शक्ति से बाहर है। गर्मी इतनी है कि जिस कारण उसकी त्वचा झुलस जाती है। अज्जू पीड़ा से चीख मारकर रोते रोते बाहर जाने का रास्ता खोजता है, लेकिन विफल रहता है। तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो नग्न अवस्था में है। उसका चेहरा दूसरी तरफ है। अज्जू को वो व्यक्ति बड़ा अजीब लगता है। उसका आधा शरीर सड़ चुका है और आधा शरीर जला हुआ है। उसके गले हुए भाग से कीड़े निकल रहे हैं, जैसे किसी सड़े हुए मांस में कीड़े पड़ जाते हैं। अज्जू डरते हुए उसकी सहायता के लिए कहता है। जैसे ही वो व्यक्ति पलटकर अज्जू की ओर देखता है, अज्जू उसे देख भय से चीख मारकर कांपने लगता है। उस व्यक्ति के चेहरे का आधा भाग जल चुका है और आधा भाग गला सड़ा हुआ है, जिसमें से कीड़े बाहर निकल निकल कर गिर रहे हैं और वो भयानक व्यक्ति फिर से कीड़ों को उठाकर अपने गले हुए भाग में डाल रहा है। अज्जू आखिर है तो एक बालक ही। ये सब देख तो एक सामान्य व्यक्ति कितना भयभीत हो सकता है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। अज्जू उस व्यक्ति को देख उसके दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति हर दिशा में है। अज्जू प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, उस व्यक्ति से दया की भीख मांगता है, उससे कहता है मुझे जाने दो, मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा। तभी वो व्यक्ति चीख मारकर रोने लगता है और कहता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम मुझसे वादा करो मेरी मदद का, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने का रास्ता बताऊँगा। बोलो मेरी मदद करोगे? क्या तुम इस मुर्दे की ख्वाहिश पूरी करोगे? बोलो बोलो। तो दोस्तों, क्या अज्जू उस मुर्दे की ख्वाहिश को पूरा कर पाएगा? ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।